Hello everyone, my name is Monica Pal Datta. I hope you all are well. Welcome to my YouTube channel Concept Clear. This channel will help you to get good marks in seated exam, especially in science paper. Let's get start today's session. आज के इस सेशन में मैं 21 जनवरी 2022 के पेपर को डिस्कस करूंगी। हमारा पहला क्वेश्चन है X is a plant which is an autotroph as well as a heterotroph. What could X be? यानी कि X एक पौधा है जो ऑटोट्रॉप भी है, साथ ही साथ वो हेट्रोट्रॉप भी है। तो ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप क्या होता है? ऑटोट्रॉप यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और हेट्रोट्रॉप ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ जो पीचर प्लांट हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि पीचर प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए वो ऑटोट्रॉप है। और हेट्रोट्रॉप इसलिए क्योंकि वो क्या करता है, कीड़ों को भी अपना भोजन बनाता है। और ये कैसे करता है, ये आप देख सकते हैं कि ये एक पीचर प्लांट का फोटो है और इसकी जो संरचना होती है वो घड़े की तरह होती है, और सामने में उसका जो एक ढक्कन जैसा लिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे इंटर करता है, वो क्या करता है, इस ढक्कन को क्लोज कर देता है। इस तरह से वो किसी भी इंसेक्ट को क्या करता है, अपना शिकार बनाता है। इसलिए पीचर प्लांट जो क्या है, वो ऑटोट्रॉप भी है और हेट्रोट्रॉप भी है। इस प्रकार के और एक उदाहरण है जो कीड़ों मकोड़ों को अपना भोजन बनाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है, ये भी क्या करता है, कीड़ों मकोड़ों को अपना भोजन बनाता है। इसके भी दो पत्तियों के बीच में जो गैप है, यहाँ पे जब भी कोई इंसेक्ट आता है तो क्या करता है, ये दोनों पत्ती अपना क्या करता है, क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। इस तरह से ये कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। इसके अलावा ऐसे पौधों को जो कीड़े मकोड़ों का अपना शिकार बनाता है, इसको हम लोग इंसेक्टिवोरस बोरस प्लांट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है पीचर प्लांट, वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें अलगी की, तो ये कैसे होता है, ये ऑटोट्रॉप होता है। अगर हम कसकुट्टा की बात करें यानी कि अमरवेल कुछ इस तरह की होती है। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े पेड़ों पे क्या होता है कि इस तरह के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह की कुछ लताएं जो है जिसको बेल कहा जाता है, वो उस पे क्या रहती है, चढ़ी हुई रहती है। तो ये ऐसे क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, जिस कारण ये क्या करती है कि ये इन पौधों से या पेड़ों से भोजन प्राप्त करती है। और ये लताएं जिन पेड़ों पे ऐसे चढ़ी हुई रहती है, उनको हम लोग होस्ट प्लांट कहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है कसकुट्टा यानी कि अमरवेल। Our second question is, jade is a microorganism present in the alimentary canal of human beings and other animals which aids in digestion of food. व्हाट इज जेड? यानी कि जेड को क्या है, सूक्ष्म जीव है जो मानवों और जंतुओं के आहार नाल में प्रेजेंट होता है और जो भोजन को बचाने में सहायता करता है। तो जेड ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी और फंगी। तो बैक्टीरिया जो होता है, ऐसे तो बैक्टीरिया हार्मफुल भी होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए फ्रेंडली होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, मानवों और जंतुओं के आहार नाल में प्रेजेंट रहता है और वो भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो बैक्टीरिया सही आंसर होगा। और कौन सा बैक्टीरिया है, तो आपको याद रखना है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। Next question is, there are many steps involved in making wool from sheep. Which of the following represent the correct sequence of the steps? तो हम लोग भेड़ के बालों से ऊन बनाते, ये सबको पता है। तो यहाँ पे उसका सीक्वेंस दिया हुआ है, तो हमको चूज करना है कि कौन सा सीक्वेंस सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया हुआ है कि सबसे पहले क्या होता है, भेड़ के जो बाल होते हैं उसकी कटाई की जाती है, यानी कि शेयरिंग होती है। उसके बाद क्या होगा,
स्क्वायरिंग होती है। स्क्वायरिंग यानी कि उन बालों में जो भी गंदगी होती है, डस्ट होता है, उसको निकाला जाता है। उसके बाद सॉर्टिंग होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि भेड़ के सारे बाल अच्छे होते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी की होती है, कुछ खराब होती है। तो अच्छे बालों को क्या किया जाता है, उसकी जो खराब बाल है उसकी छटाई की जाती है और अच्छे बालों को लिया जाता है। उसके बाद रोलिंग होता है, और रोलिंग नहीं, डाइंग होता है, यानी कि कलर किया जाता है, और देन उसकी रोलिंग होती है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है सेयरिंग, यानी कि कटाई होती है। सॉयरिंग यानी कि अभिमार्जन, अभिमार्जन यानी कि गंदगी को निकाला जाता है। सॉर्टिंग छटाई, डाइंग रंगाई, रोलिंग इनटू यार्न यानी कि जो ऊन बन जाता है उसको लपेट कर धागे को रखा जाता है, और लास्ट में बुनाई। तो पहला ऑप्शन सही है। तो हम लोग को दूसरे तीसरे चौथे ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही टाइम कम रहता है और क्वेश्चन बहुत लेंथी आता है। तो हमारा जो ये फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पहले भेड़ के बाल से ऊन बनाने का जो प्रोसेस है वो सही प्रोसेस क्या है, पहले ऊन की कटाई होती है, फिर अभिमार्जन, छटाई, रंगाई, लपेट कर धागा बनाना, और लास्ट में बुनाई होती है। Our next question is, which of the following represents correct matching set of type of joints? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जॉइंट्स क्या होता है। हमारे शरीर में हमारा जो शरीर के बॉडी पार्ट्स होते हैं, दो बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, हड्डी के थ्रू, बोन्स के थ्रू आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिनको हम लोग जिनको जॉइंट्स कहते हैं। तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट। फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट आर मूवेबल जॉइंट, यानी कि ऐसे जॉइंट जिसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सच ए जॉइंट अलाउ मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि 360 डिग्री हम लोग मूव कर सकते हैं। इस तरह के जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं, इस तरह के जॉइंट हमारे शरीर के जो कंधा और जो बाँह है, यानी कि शोल्डर्स एंड आर्म्स में इस तरह के जॉइंट पाए जाते हैं। जैसे ये कंधा हो गया और ये इस तरह का। यहाँ पे जो हम लोग मूव करते हैं, ये इस जगह पे जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, 360। जब हम लोग, आप लोग देखे होंगे कि जब हम बॉल को घुमा के फेंकते हैं तो हमारा जो ये हैंड है पूरा 360 डिग्री क्या करेगा, मूव करता है। तो इस तरह के जॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस तरह के जॉइंट जो हैं वो कहाँ पाया जाता है, आर्म्स एंड शोल्डर में। दूसरा जो है पाइवोटल जॉइंट। इस तरह के जॉइंट जो होते हैं वो बेसिकली नेक और हेड के, यानी कि नेक और हेड के बीच में होता है, और ये क्या करता है, ये बॉडी पार्ट्स को आगे पीछे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड राइट लेफ्ट मूव करने में हेल्प करता है। जैसे हम लोग सिर को जो है, सिर और अगर नेक की बात करें तो हम लोग ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और दाएं बाएं भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जॉइंट कहाँ मिलेंगे, इस तरह के जॉइंट जो मिलते हैं वो हमारा सिर और गला में पाया जाता है। थर्ड है हिंज जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स दैट अलाउ टू बोन्स टू मूव इन ए सिंगल प्लेन। इसका जो उदाहरण है, जैसे हम लोग डोर को आगे पीछे, दरवाजे को आगे पीछे कर सकते हैं, उसी तरह का हमारे बॉडी में भी जॉइंट पाया जाता है जिसको हम लोग सिर्फ आगे पीछे ही कर सकते हैं। जैसे नी, एल्बो एंड शोल्डर जॉइंट, जिसको हम लोग बस आगे या फिर पीछे ही कर सकते हैं। तो इस तरह के जॉइंट को हिंज जॉइंट कहा जाता है। और लास्ट होता है फोर्थ, फिक्स्ड जॉइंट, यानी कि दिस बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट। यहाँ ये ऐसे जो बोन्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकते हैं। जैसे हमारा जबड़ा, जॉ, यानी कि अपर जो है वो फिक्स रहता है, लोअर जो मूव करता है, लेकिन जो हमारा ऊपर का जबड़ा है वो फिक्स रहता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अब। तो हमारा क्वेश्चन है पहला ए में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो किसके साथ जाएगा, आर्म्स एंड शोल्डर के साथ जाएगा। पाइवोटल जॉइंट वो किसके साथ जाएगा, नेक के साथ जाएगा। और हिंज जॉइंट जो है वो किसके साथ जाएगा, वो एल्बो के साथ जाएगा। और डी है फिक्स्ड जॉइंट, वो कहाँ जाएगा, वो जॉ के साथ जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन की तरफ देखते हैं, हमारा ऑप्शन क्या बोलता है, क्या कहता है। तो ए जो है, ए का अगर हम लोग 1 नंबर की बात करें तो ए का ए, यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आर्म्स एंड शोल्डर सही है। और बाकी किसी में हम लोग देख सकते हैं कि ए का 1 नंबर नहीं है, तो हम दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे कुछ कथन दिया हुआ है, सही कथन को चुनना है।
The unfertilized egg has one chromosome. The unfertilized egg has 23 pairs of chromosome. The unfertilized egg has one X chromosome. The unfertilized egg has 22 chromosome. सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अनफर्टिलाइज्ड एग की बात हो रही है, ना कि फर्टिलाइज्ड एग की बात हो रही है। और जब अनफर्टिलाइज्ड एग की बात हो रही है तो ये किससे रिलेटेड है, ये फीमेल किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या अनफर्टिलाइज्ड एग में एक क्रोमोसोम होता है। अगर हम लोग क्रोमोसोम को जान लेते हैं पहले। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक संरचना होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसका, जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। और क्रोमोसोम की बात करें तो मेल और फीमेल में 22 पेयर्स कॉमन होते हैं। 23 पेयर्स जो होता है उसमें या तो XX होगा या फिर XY होगा। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज़ 1X, क्योंकि यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है कि फीमेल में जो क्रोमोसोम होता है अनफर्टिलाइज्ड एग में, तो वो क्या होता है, XX होता है। फर्टिलाइज्ड होने के बाद हो सकता है कि उसमें XX हो या फिर XY हो। जब अनफर्टिलाइज्ड एग की बात हो रही है तो श्योर है कि वो क्या है, द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज़ 1X क्रोमोसोम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। X and Y are elements which are highly reactive with air, hence stored in kerosene. What could X and Y be? यानी कि X और Y कोई एलिमेंट है जो हाईली रिएक्टिव होता है किसके साथ, एयर के साथ, इसलिए उसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो X और Y क्या है, चलिए जान लेते हैं। सोडियम एंड पोटासियम मेटल आर वेरी रिएक्टिव, और ये जैसे ही ऑक्सीजन और वाटर के कनेक्ट में आता है इसमें क्या करता है, इसमें आग लग जाती है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। तो ये तो हो गया मेटल का बात। लेकिन नॉन मेटल में फॉस्फोरस भी एक नॉन मेटल है जो क्या होता है, उसमें भी आग पकड़ता है, लेकिन क्या वो भी एयर के कांटेक्ट में आने से उसमें भी आग पकड़ लेता है, लेकिन इसको केरोसिन के तेल में नहीं, इसको वाटर में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉन मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए फॉस्फोरस को वाटर में डुबो के रखा जाता है और सोडियम और पोटासियम मेटल को केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सोडियम एंड पोटाशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, X इज ए सिंथेटिक, फिगर लिखा हुआ फाइबर होगा, विच रिसेंबल्स वूल एंड इज यूज टू मेक शॉल्स एंड स्वेटर एंड ब्लैंकेट्स। व्हाट कुड X बी? यानी कि X क्या है, सिंथेटिक फाइबर है जो ऊल से मिलता जुलता है और उससे शॉल, स्वेटर और कंबल बनाया जाता है। ऊल नहीं है लेकिन ऊल से मिलता जुलता है और वो सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर यानी कि मैन मेड फाइबर, जो नेचुरल सोर्सेज से नहीं बना हुआ होता है, उसको हम लोग लैब में रेडी करते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो ऐसा कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जो ऊन से मिलता जुलता है? तो सही आंसर है एक्रिलिक। एक्रिलिक जो होता है वो ऊन से मिलता जुलता है और ये ऊन की अपेक्षा काफ़ी थोड़ा सा सस्ता होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में। रेयन की बात करें तो रेयन को हम लोग सिंथेटिक सिल्क भी कहते हैं। और लाइलॉन फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है, और लाइलॉन का जो उपयोग होता है वो पर्वतारोही करते हैं। प्लास्टिक की रस्सी बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। और पॉलिएस्टर भी एक प्रकार का क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर्स। यानी कि नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। पहला है इलेक्ट्रिकल फायर, बिजली से लगी आग, लकड़ी का जलना, पेट्रोल का जलना और कागज का जलना। तो हम लोग देख लेते हैं इसको। ज़्यादातर तो आग लगने की घटनाओं में पानी का उपयोग ही किया जाता है, लेकिन जब आग लगने का कारण कोई इलेक्ट्रिक हो या फिर
इलेक्ट्रिक चीज़ों के कारण लगी हो या उस इक्विपमेंट पे लगी हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग पानी का यूज नहीं करते हैं, जिससे आग और ज़्यादा लग सकती है या फिर वो हार्मफुल हो सकता है। इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इसलिए हम लोग यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का। तो बिजली से लगी आग और पेट्रोल से लगी आग में हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं CO2 का। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बिजली से लगी आग नहीं, बिजली से लगी आग में नहीं करते। लकड़ी का जलना, हाँ उसमें करते हैं। पेट्रोल का जलना नहीं, पेट्रोल का जलना में भी नहीं करते। कागज का जलना, हाँ कागज का जलना में हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा A और C, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। Next question is a compilation of data on population status of endangered species is, यानी कि संकटापन्न स्पेसीज की जनसंख्या की स्थिति का डाटा किस में रखा जाता है? तो वो रखा जाता है रेड डाटा बुक में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो वो सही होगा, रेड डाटा बुक। Go to the next question. Metal P displays metal Q from its salt solution but is not able to displace metal R from its salt solution. Identify the least reactive metal. यानी कि कोई धातु है जो P है, वो धातु Q को क्या करता है? उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है, बट R को नहीं कर पाता। ये जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि विस्थापित कर देता है उसको। तो यहाँ पे बोला गया है कि P जो है वो Q को तो करता है लेकिन R को नहीं करता। हमको बताना है कि सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है। तो P Q को करता है, यानी कि Q क्या है? लिस्ट रिएक्टिव है, लेकिन R को नहीं कर पाता, यानी कि R क्या है? मोर रिएक्टिव है। किससे? P से। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा हो गया? R। और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? तो Q। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 Q। Our next question is, Syama is standing 1 meter away from a plane mirror and is observing her image. She takes 2 steps backward. What change would she see in her image? यानी कि श्यामा किसी समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़ी होकर अपने जो इमेज को है क्या करती है? ऑब्जर्व करती है, और वो 2 कदम पीछे हटती है। वो अपने प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन देखेगी? तो हम लोग जान लेते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर में जो होता है वो वर्चुअल उसका इमेज पड़ता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब को कहा जाता है जो किसी उसको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता। और एक बात है, अगर जितनी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जितनी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है उतनी ही दूरी पर समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। पहला है प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है। नहीं, साइज नहीं बढ़ता, ये यहीं पे गलत हो गया। प्रतिबिंब का साइज समान रहता है। हाँ समान रहता है, परंतु वो दर्पण से दूर चला जाता है। हाँ दूर जाएगा, क्योंकि अगर 1 मीटर की दूरी पर वो खड़ी है और वो 2 कदम पीछे लेती है, तो उसका जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पड़ रहा है वो भी 2 कदम क्या होगा? पीछे, मतलब आगे की तरफ जाएगा। यानी कि ये अगर समतल दर्पण है, यहाँ पे 1 मीटर दूरी पर ये श्यामा खड़ी है, अगर वो क्या करे कि 2 कदम पीछे हटती है, तो उसका जो प्रतिबिंब पहले यहाँ पे पड़ रहा था, अब उसका प्रतिबिंब भी 2 कदम दूरी पर ही बनेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। प्रतिबिंब का साइज समान रहता है, परंतु वो भी दर्पण से दूर चला जाता है। A green cube with side of 0.25 centimeter, a red cube with side of 0.35 meter, and a yellow cube having side of 0.5 meter are lying on a flat table. Which of them would exert more pressure on the table given that mass of all cubes in same? यानी कि 0.25 मीटर, 0.35 मीटर, 0.5 मीटर भुजा का घन है, जो कि हरा, लाल और पीला है। सभी घनों का द्रव्यमान समान है। इनमें से कौन सा घन मेज पर अधिक दाब आरोपित करेगा? हम लोग जानते हैं कि सरफेस का एरिया जितना कम होगा उस पर दाब उतना अधिक पड़ेगा। हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग को पता होगा कि P =
फोर्स यानी कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स अगर बढ़ता है, एरिया बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ता है, लेकिन प्रेशर और एरिया में ऑपोजिट वर्क होता है। अगर एरिया बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, प्रेशर बढ़ता है तो एरिया कम होता है। तो इसलिए यहाँ पे 0.25 भुजा का कोई हरा घन और 0.35 का लाल घन और 0.5 का कोई पीला घन, तो किस पे अधिक दाब पड़ेगा? तो सबसे कम एरिया किसका है? 0.25 यानी कि हरा घन का। तो हरा घन पे क्या होगा? दाब अधिक पड़ेगा, क्योंकि एरिया कम है तो दाब क्या होगा? अधिक लगेगा। दोनों ऑपोजिट काम करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, हरा घन। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है? जी नहीं, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, और वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं रहता है, इसलिए साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, नो। दूसरा ऑप्शन है द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज द पिच, ये सही है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हाई होता है तो पिच भी क्या होगा? हाई होता है। ऑल वाइब्रेटरी मोशन आर ऑसिलेटर, ये भी सही है। और लास्ट जो है, बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये 2, 3, 4 का जो स्टेटमेंट है वो सही है, और हमको गलत स्टेटमेंट चूज करना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है? नहीं, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी ट्रेवल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेज लिक्विड्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? लेमन जूस, वेजिटेबल ऑयल, टैप वाटर फर्स्ट दिया हुआ है। दूसरा है डिस्टिल वाटर, शैम्पू, विनेगर। तो हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं कि वैसे लिक्विड जिसमें क्या होता है? आयन रिलीज होता है, यानी कि H+ आयन रिलीज होता है, वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो लेमन जूस में होता है, लेकिन वेजिटेबल ऑयल में नहीं होता है, टैप वाटर में होता है। लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है वेजिटेबल ऑयल में नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हम लोग दूसरे ऑप्शन की बात करें, डिस्टिल वाटर में सॉल्ट एब्सेंस रहता है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी आयन रिलीज नहीं होता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं लेमन जूस, हाँ यहाँ भी होता है, विनेगर में भी होता है, टैप वाटर में भी H+ आयन क्या होता है? रिलीज होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेज फिजिकल चेंजेस? तो चेंजेस 2 टाइप का होता है, फिजिकल एंड केमिकल। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन हम लोग केमिकल चेंजेस की बात करें तो केमिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस बन के आता है और वो इरिवर्सिबल होता है। और जब कोई केमिकल चेंज होगा तो उसमें लाइट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा, या तो फिर साउंड प्रोड्यूस होगा, तब हमको पता चलता है कि ये केमिकल चेंजेस है। लेकिन फिजिकल चेंजेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि कागज के टुकड़े टुकड़े करना। कागज के टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, ना कि कागज को जलाया जा रहा है। तो टुकड़े कागज को, वो टुकड़ा कागज ही रहेगा, टुकड़ा होने के बाद भी कागज कागज ही रहेगा। केक काटना, काटने के बाद भी केक रहेगा। फटाके फोड़ना नहीं, फटाके फोड़ना क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि जब फटाका फूटता है तो उससे साउंड भी रिलीज होता है, लाइट भी रिलीज होता है, इसलिए वो केमिकल चेंजेस है वो। दूसरा देखते हैं पानी उबालना। पानी अगर उबलता है तो वो लिक्विड से क्या हो जाता है? गैसियस स्टेट में चला जाता है, फिर उसको हम लोग गैसियस से फिर लिक्विड में ला सकते हैं। तो उसमें कोई नया चीज बन के नहीं आ रहा है। भोजन पकाना, ये भी नहीं होगा। लोहे जंग लगना, ये क्या है? ये केमिकल है, क्योंकि आयरन जब क्या होता है कि एयर और वाटर के कनेक्ट में आता है तो उसमें क्या हो जाता है? रस्ट, यानी कि उसमें जंग लग जाता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड बन जाता है। उस केस में क्या हो रहा है कि कोई नया प्रोडक्ट बन के आ रहा है। तो ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं कागज जलाना। देखिए यहाँ पे कागज के टुकड़े टुकड़े करना और कागज जलाने में अंतर है। कागज जलाने से क्या हो रहा है? वो राख बन जा रहा है, ऐश बन जा रहा है, तो वो खत्म हो जा रहा है। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जमना, ये भी रासायनिक है।
कांच टूटना ये भौतिक है, ये भी नहीं होगा। चौथा में देखते हैं कांच टूटना, गेहूं पीसना, पानी उबालना, ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। कांच टूट रहा है लेकिन वो कांच कांच ही रहेगा। गेहूं पीसना, गेहूं बन के वो आटे में परिवर्तन हो रहा है। और पानी का उबलना, तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा सही हो जाएगा। Go to the next question. Which of the following will not be helpful in the process of separating a mixture of chalk and water? Chalk and water के मिक्सचर को सेपरेट करने में कौन सा प्रोसेस जो वो हेल्पफुल नहीं है? तो यहाँ पे दिया हुआ है फिल्टरेशन, डिकेडेशन, सेंडिमेंशन एंड सब्लिमेशन। तो इस टर्म को हम लोग पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो सेंडिमेंटेशन, when the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation। यानी कि जैसे ये कोई ग्लास है और जब हम लोग मिट्टी और पानी के घोल को लेते हैं तो क्या होता है, कुछ देरी बाद हम लोग देखेंगे कि मिट्टी नीचे जम जाता है और पानी ऊपर ही रह जाता है। तो ये क्या है, सेंडिमेंटेशन है। दूसरा है व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेडेशन। यानी कि पानी को अगर निकाल लिया गया तो और बाकी ये मिट्टी रह गया, तो उस जो प्रोसेस को है उसको हम लोग कहते हैं डिकेडेशन। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। ये ऑप्शन में नहीं है लेकिन इवापोरेशन भी क्या होता है उसको भी जान लेना है कि वाटर से जब वाष्प बनता है उसको हम लोग वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन और द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड फेज टू द गैस फेज, तो उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसमें से कौन सा सहायक नहीं होगा, फिल्टरेशन सहायक होगा चॉक और वाटर में। चॉक क्या हो जाएगा, नीचे जम जाएगा, पानी ऊपर में रह जाएगा। डिकेंटेशन भी हेल्पफुल है, सेंडिमेंटेशन भी है, लेकिन जो सब्लिमेशन है वो यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फेज से डायरेक्ट क्या होता है, गैसियस फेज में चला जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो इसका आंसर जो सब्लिमेशन गलत है वही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु की छाया बनने की परिघटना के बारे में नीचे कुछ कथन दिया गया है, सभी कथनों को पहचानिए। कुछ स्टेटमेंट है तो जो सही होगा उसको पहचानना है। पहला है छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। हाँ, एकदम निर्भर करता है। हम लोग जान लेते हैं कि छाया कैसे बनता है। मान लेते हैं ये क्या है, कोई लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से क्या हो रही है, लाइट आ रही है। और यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी वस्तु, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बुक रखी है। अगर इन दोनों के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट का जो छाया है वो इस पे बनता है। तो यहाँ पे हमारा बोला है कि छाया का साइज जो है प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। हाँ, करता है। छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करता है। हाँ, ये भी करता है। आप लोग देखे होंगे 12 बजे जब सूरज हमारे सिर के एकदम ऊपर पड़ती है तो कोई भी छाया नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो छाया पड़ती है वो एकदम सीधी पड़ती है, जो दिखाई नहीं देती। तीसरा है छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर करता है। जी नहीं, क्योंकि छाया का तो कोई रंग ही नहीं होता, वो तो ब्लैक होता है। छाया बनाने की व्याख्या प्रतिबिंब बनाने की अवधारणा से की जा सकती है। नहीं, छाया का बनना और प्रतिबिंब का बनना, शैडो और इमेज में दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट होता है। इसलिए सी और डी गलत है, हमारा ए और बी सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ए और बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। रेवा कार चलाकर अपने ऑफिस से अपने घर जा रही है जो 22 किलोमीटर दूर है। वह 10 मिनट तक 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से गमन करती है। वह कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए 15 मिनट के लिए बाजार में रुकती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से फिर आरंभ करती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या है, यानी कि व्हाट इज हर एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी। तो समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। रेवा ऑफिस से घर जा रही है तो उसकी टोटल दूरी क्या है, 22 किलोमीटर। 10 मिनट वो 10 मिनट पहले की 10 मिनट उसने 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से
वो अपना जो कार चलाकर गई। उसके बाद 15 मिनट उसने बाजार में लगा लिया और फिर जो उसका जो बाकी उसका जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से किया। तो हम लोग देखते हैं टोटल डिस्टेंस क्या है, 22 किलोमीटर। 10 मिनट उसने 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला। लेकिन हम लोग को नहीं पता कि उसने कितना दूरी पहले ये में तय किया। तो D इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 48 इंटू 10/60। 60 इसलिए क्योंकि इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर है तो उसको हम लोग आवर में चेंज करेंगे। तो 8 किलोमीटर यहाँ पे, यानी कि पहले उसने 8 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब बचा कितना, 40 किलोमीटर बचा हुआ है। लेकिन 14 किलोमीटर का टाइम नहीं दिया हुआ है कि उसने कितने टाइम में उसको कवर किया। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, D अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना बचा हमारे पास, 14, और कवर उसने कितना स्पीड से चलाया, 56। तो 14/56 यानी कि 1/4, और उसको हम लोग चेंज करेंगे मिनट में, इसलिए 1/4 इंटू 60। यहाँ पे हम लोग का टाइम कितना लगा, 15 मिनट। ठीक है। तो हमको पता चल गया कि पहले उसने 10 मिनट लगाया, फिर 10 मिनट वो बाजार में रुकी और उसने 15 मिनट वो बाजार में रुकी और फिर वो 15 मिनट लास्ट की दूरी तय की। इसलिए टोटल स्पीड कितना हो गया, टोटल स्पीड हमारा हो जाएगा 40 और टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, 22। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 22/40, और आवर्स में निकालना है इसलिए इंटू 60। तो हमारा क्या आ जाएगा, 33 किलोमीटर पर आवर। 33 किलोमीटर पर आवर इज ए करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग। सही कथन को चुनना है। द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन क्ले सॉयल इज हाइयर देन दैट ऑफ लोमी सॉयल। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पर्कुलेशन रेट क्या होता है। पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर, मिट्टी में जो कितना तेजी से पानी का रिसाव होता है उसको हम लोग पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है क्या, पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन कैले सॉयल इज हाइयर देन दैट ऑफ लोमी वाटर। नहीं, हम लोग जान लेते हैं कि सैंडी सॉयल यानी कि रेतीली जो मिट्टी होती है उसमें पर्कुलेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जैसे ही हम लोग रेतीली मिट्टी पे पानी डालते हैं तो पानी बहुत जल्दी निकल जाता है, इसलिए सैंडी सॉइल पे सबसे ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा देखते हैं, द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन लोमी सॉयल, ये भी गलत है। द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन क्ले सॉयल इज सेम, नहीं ये भी गलत है। द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सैंडी सॉयल इज हाइयर देन दैट ऑफ क्ले सॉयल, हाँ ये सही है कि चिकनी मिट्टी की अपेक्षा जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें जो पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। और चलते हैं हम सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स इज ए विटामिन विच इज फैट सॉल्युबल एंड हेल्प्स इन कीपिंग स्किन एंड आई हेल्दी। वाई रिप्रेजेंट फूड आइटम रिच इन दिस विटामिन। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। एक्स क्या है, कोई विटामिन है जो कि वसा में विलय है और किसको स्वस्थ रखने में सहायता करता है, त्वचा और आंखों को। और वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वो क्या है, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा है। A, D, E और K जो है उसको हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, और B और C जो है वो उसको हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। ए जो है वो ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन सी क्या करता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में हमें मदद करता है। विटामिन डी हेल्प करता है आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो हम लोगों ने क्या जाना कि विटामिन ए जो है कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। तो हमको पता चल गया वो कौन सा विटामिन है, विटामिन ए। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में विटामिन ए है। लेकिन ये प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, नींबू के फल में या पीले फल में। तो क्या होगा, सही आंसर होगा येलो फ्रूट्स, यानी कि जैसे पपीता हो गया, आम हो गया। तो इन सब फ्रूट्स में क्या होता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा, विटामिन ए पीले फल। तो आज हमने 21 जनवरी 2022 के पेपर को डिस्कस किया विथ एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर
मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।